नमस्कार दोस्तों, बिब्लोफाइल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दिनकर राणा आज आपको मॉक टेस्ट 024862 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो भी जीएस पार्ट का होगा। जीएस पार्ट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों एसएससी वाले फेस करते हैं, एनालिसिस फेस करते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी चीज़ें किस तरीके से आ रही हैं हमारे एग्जाम में, वो चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ें कि किस तरीके से अपन अप्रोच करना है। जैसे मैं लास्ट प्रीवियस जब क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपको, तो मैंने वहाँ पे चीज़ें क्या बताया था कि इकोनॉमिक को हम टारगेट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं। वो वहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके फॉलो करने को बोल रहा हूँ, जिसमें अपन को आंसर क्या उसके रिजल्ट भी साथ साथ मिल रहे हैं। तो ऐसे कई बच्चे मेरे को मिलते हैं कि सर इकोनॉमिक्स का हम कई हद तक क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि आपने हमें फॉलो करने को बोला था। वही चीज़ हमें करनी है। आज मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी पे चलेंगे, तो अपन सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। जीएस के पार्ट को हम लेते हैं और 25 अपने क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा, पहले क्वेश्चन को रीड करना है। मैं ज़्यादा एलेबोरेट पे ध्यान नहीं दूंगा। क्वेश्चन किस तरीके से एससीजीएल इसको मॉडरेट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वो चीज़ें अपन को देखनी है। देखो कैसे, नेपे इज काइंड ऑफ, नापे या नेपे किसका एक प्रकार में होता क्या है नेपे, पहले माइंड में ये रहे। मैं आपको बता दूं, एक शेप होती है, आप ऐसे समझो, एक क्या होती है नेपे, शेप होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, नेपे बच्चों एक क्या है, एक शेप है। जैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे एक मैंने धरातल बना दिया, एक सीट बना दी, सीट से मेरा मतलब हम लैंड पे आ गए, इसके ऊपर मैंने एक शेप बना दी ऐसे करके, ठीक है। अब उसमें एक शेप का टाइप होता है नेपे। अब नेपे कौन सी टाइप का होता है, वो फोल्डेड होती है, वलित संरचनाएं होती हैं। कैसी संरचनाएं होती हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। डेल्टा रीजन भी होते हैं, फ्लूवेल भी फीचर होता है, इरोजनल भी होते हैं, ठीक है। ये बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा पॉइंट अभी क्या है, फोल्डेड स्ट्रक्चर। फोल्डेड स्ट्रक्चर देखो ये है, कैसे, देखो ये गाड़ी ऐसे सांप की जैसे चल रही है, फोल्डेड माउंटेन होता है। फोल्डेड माउंटेन बनते कैसे वे देखो, जब इसके भूगर्भ में, पृथ्वी के भूगर्भ में संकुचन होता है और जिसके ये पार्ट का हिस्सा ऊपर उठ जाता है ना बच्चों, यही नेपे का रूप ले लेते हैं। और यही नेपे यानी वलित का रूप ले लेते हैं, वलित पर्वतमाला बना देते हैं। वलित पर्वतमाला जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं वो न्यूएस्ट माउंटेन होते हैं। फोल्डेड माउंटेन होते हैं, फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं ना वो न्यूएस्ट माउंटेन है। जैसे मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ, न्यूएस्ट बोले तो फोल्डेड माउंटेन न्यूएस्ट माउंटेन है, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, इसमें नए पर्वत जो बने हैं, नए पर्वत, या इनको ऐसे लिख सकते हैं अपन नवीन पर्वतमाला। साथियों देखो, नवीन पर्वतमाला भी लिख सकते हैं, नवीन पर्वतमाला। तो नवीन पर्वतमाला सबसे कौन सी है, हिमालय है। सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय। नवीन पर्वतमाला है हिमालय को इसीलिए तो हम बोलते हैं बच्चों साथियों की फोल्डेड माउंटेन है। क्या देखते हैं हम लोग, फोल्डेड माउंटेन, इसीलिए तो बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि सर न्यूएस्ट माउंटेन हिमालय है, तो आपको ये ओल्डेस्ट कौन सा है, तो ओल्डेस्ट है बच्चों अरावली। ओल्डेस्ट कौन सा है, अरावली। और अरावली कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है, भारत के राजस्थान में स्थित है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट। अब देखो ये जो शेप देख रहे हो ना बच्चों, ये देखो शेप, ये शेप किसके, ये को देखो झुके हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आपको, ये झुके हुए दिखाई दे रहे हैं ना। यही जो शेप मैंने आप जो इमेज दिख रही है और जो शेप दिख रही है, यही वलित पर्वतमाला है बच्चों। ये कौन सी पर्वतमाला है बच्चों, ये वलित पर्वतमाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप लोग। ये कौन सी माला है बच्चों, वलित पर्वतमाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोल्डेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब चले नेक्स्ट, आपसे ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। विलो फॉर ए क्रिकेट बैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब क्रिकेट ना हम आते ही ना बच्चों में एकदम एक एनर्जी आ जाती है अपने इंडिया वालों में। तो भाई क्रिकेट के नाम से, तो क्रिकेट के नाम से क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम जो गेम फॉलो करते हैं वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। मतलब हर बंदा करता है, जैसे ओलंपिक अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो हर बंदा क्या सोचता है, क्रिकेट को तो डेस्परेटली फॉलो करता है। तो अब क्रिकेट से क्वेश्चन आया तो बोला भाई आना ही चाहिए अपने को। तो आओ, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से, बेटा ये विलो एक लकड़ी का टाइप है। विलो क्या है, एक लकड़ी का टाइप है। देखो आपने बहुत सारे बैटों पे लिखा हुआ देखा होगा, क्रिकेट बैट देखे होंगे आपने, और क्रिकेट बैटों पे विलो लिखा हुआ देखिएगा आप, ऐसे करके बैट होता है, तो यहाँ पे आपने विलो बहुत बार लिखा देखा होगा। विलो एक लकड़ी का टाइप होता है, ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है। कैसी लकड़ी होती है, मजबूत लकड़ी है, जो मेनली इंग्लैंड और कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। इंग्लैंड एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, यूरोप में है ये। और भारत में जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है बच्चों। भारत में कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में विलो लकड़ी पाई जाती है, विलो लकड़ी पाई जाती है, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि किस टाइप, डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसका आंसर तो हो जाएगा, लेकिन बाकी ऑप्शन भी है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, रैन फॉरेस्ट है, कन्फ्यूरस फॉरेस्ट है। तो आपसे पूछा गया तो कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये पतझड़ी वन से प्राप्त होती है बच्चों,
ठीक है। पतझड़ी यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट ये प्राप्त होती है। बात समझ में आई कि नहीं? इनको ज़्यादा बारिश की, इन जो ये जो पतझड़ या वन होते हैं इनको ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्रिकेट बैट जो बनाने के लिए कहाँ से लिए जाते हैं? पतझड़ी वनों से लिया जाता है बच्चों, ठीक है। पतझड़ी वनों में ये खास जो विशेषता होती है वो ये विशेषता होती है कि इनके जो पत्ते होते हैं ना वो झड़ते रहते हैं टाइम टू टाइम। इनकी विशेषता एक क्या होती है? पत्ते झड़ते रहते हैं टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। तभी भी मौसम चेंज होगा तब पत्ते झड़ जाएंगे, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब मौसम चेंज हो रहा है, जैसे कि आप ले जब फल आते हैं तो उनको जैसे विपरीत परिस्थितियाँ मिलती हैं ना, जैसे कि कोई पत्ती है, ठीक है, उनको मौसम उसके अनुकूल चाहिए। जैसे ही मौसम प्रतिकूल आएगा, किस गर्मियों में भी पत्तियाँ झड़ती हैं और सर्दियों में पत्तियाँ झड़ती हैं, ये बात ध्यान रखना। ऐसे नहीं है गर्मियों में पत्तियाँ झड़ती, दोनों मौसमों में झड़ती हैं, लेकिन जैसे कब झड़ती हैं? जैसे प्रतिकूल टाइम आ जाता है, ठीक है, उस पेड़ के अकॉर्डिंग या उन पत्तियों के अकॉर्डिंग अगर वो मौसम नहीं है तो पत्तियाँ झड़ने लग जाएंगी, ठीक है। आओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? डेसिडियस। अब क्रिकेट की बात आई है तो क्रिकेट में हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है बच्चों, हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है। रिसेंटली क्या हुआ है? क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। पहली बात तो आती है कि होस्ट किन किन कंट्रीज ने किया है इसको, होस्ट किन किन कंट्रीज? इन दो कंट्रियों ने किया था, एक तो अमेरिका ने किया था, यूएसए जिसको अपन बोलते हैं बच्चों, और एक वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। और फाइनल जो हुआ था, फाइनल T20 मैच जो हुआ था बच्चों, वो किन के मध्य हुआ था? फाइनल मैच हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मध्य हुआ था, ठीक है। और इंडिया यहाँ पे क्या रहा था बच्चों? इंडिया रहा था यहाँ पर विनर, इंडिया क्या रहा था बच्चों? विनर रहा था। और साउथ अफ्रीका क्या रहा था बच्चों? साउथ अफ्रीका रहा था बच्चों रनर, ठीक है। अब इंडिया के कैप्टन कौन होते हैं? रोहित शर्मा। और प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कीजिए, प्लेयर ऑफ द मैच तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहते जसप्रीत बुमराह। ये बॉलर हैं इंडियन टीम के, जसप्रीत बुमराह। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी बताइए आप लोग। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? जसप्रीत बुमराह, ठीक है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपको मैं कि भैया आईपीएल भी क्रिकेट से रिलेटेड है। आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट विकेट टेकर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विकेट टेकर ये आपको कहाँ बताना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना बच्चों रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखना। एक और, बीसीसीआई के चेयरमैन और आईसीसी के चेयरमैन, आईसीसी के चेयरमैन कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट सपर ए फेमस रेजिडेंस पेंटिंग वाज ए मास्टरपीस ऑफ। जो लास्ट सपर प्रसिद्ध पेंटिंग है वो किसने बनाई थी? लास्ट सपर मतलब ये भी हो सकता है खाना, लास्ट खाना होता है, लास्ट सपर बोल सकते हैं। तो ये पेंटिंग किसने बनाई है? अब आ जाओ बच्चों, ये जो बनाने वाले हैं लियोनार्डो दी विंची, लियोनार्डो दी विंची। विंची इनके गांव का नाम है, कोई लोग सरनेम समझ लेते हैं। ये किसका नाम है बच्चों? विंची गांव का नाम है ये, ठीक है। ये इटालियन है बच्चों, कहाँ के रहने वाले? इटली के रहने वाले, यानी इटालियन हैं ये। इनके रहने वाले कहाँ के हैं? इटली के हैं। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। अब इनके एक और देखो, इनकी एक तो पेंटिंग का नाम है लास्ट सपर। पहले लास्ट सपर की बात करता हूँ मैं, देखो आओ बच्चों, देखो लास्ट सपर के बारे में बताता हूँ, इस क्या विशेषता है इसकी। ये देखो, आपको इमेज दिख रही है, ये देखो लास्ट सपर में आप जब इमेज में देख रहे हो, मैंने क्वेश्चन हिडन कर दिया है, आप समझ जाएंगे। इसमें आप जब देखोगे ना बच्चों इस इमेज को, देखो बीच में ईसा मसीह बैठे हुए हैं। इसमें क्या है? बीच में ईसा मसीह बैठे हुए हैं। अब बीच में ईसा मसीह जब बैठे हो, इनके अगल बगल देखो, उनके शागिर्द बैठे हुए हैं, इनके लोग ये खाना खा रहे हैं। इस तस्वीर को लास्ट सपर किया गया है। देखो मैं और इसको जूम कर देता हूँ, कई बच्चों को आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं देखिए मैं जूम कर देता हूँ इस इमेज को। अब देखिए इस इमेज को जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा और कभी भूलेंगे नहीं बच्चों। मैं आप दावे के साथ कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आप ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगे। ये किसकी है? लियोनार्डो दी विंची। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दी विंची। और दी विंची ने बहुत पेंटिंगें बनाई हैं। इसकी एक और पेंटिंग बहुत फेमस है, दिख रही है ना, ये बीच में ईसा मसीह हैं। ये कौन है? ईसा मसीह। ये कौन है बच्चों? ईसा मसीह। बात समझ में आई कि नहीं आई है? इतनी सी
ये है ईसा मसीह, ठीक है, और इनके इर्द गिर्द लोग खाना खा रहे हैं, इनके इर्द गिर्द लोग क्या खा रहे हैं, खाना। तो हम विंसी की बात कर रहे हैं, लियोनार्डो की विंसी की बात कर रहे हैं, तो विंसी की एक और बहुत पॉपुलर है मोनालिसा। क्या है बच्चों, मोनालिसा। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो भी बहुत फेमस है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, आ जाओ, उसके बारे में आपको क्लियरली बताता हूँ। ये लास्ट सफर के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट पेंटिंग के बारे में बताता हूँ आपको। देखो ये पेंटिंग देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये है मोनालिसा। ये कौन है बच्चों, मोनालिसा। आपने कहीं ना कहीं तो इस पेंटिंग को देखा होगा। इस पेंटिंग को कहीं ना कहीं आपने बच्चों देखा होगा। लियोनार्डो विंसी ने इसको बनाया है, ठीक है। आपकी इसी खास बात बताता हूं, इसके जो लिप्स हैं, होठों को बनाने में पूरे 12 वर्ष लग गए थे इनको। आप ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो ये कितने परफेक्शनिस्ट रहे बंदे रहे होंगे। मोनालिसा और दी सफर पेंटिंग आपके सामने है, दोनों मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए। हु इंट्रोड्यूस लेदर टोकन करेंसी इन इंडिया। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी बच्चों। आओ इसके बारे में डिस्कस करते हैं, किसने प्रारंभ की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हो जाता है, किसने प्रारंभ की। तो ये जो प्रारंभ करने वाला व्यक्ति है ये दिल्ली सल्तनत का है बच्चों। और दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने पहले बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज क्या थी बच्चों, फारसी। दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज क्या थी, दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज क्या थी बच्चों, फारसियन। पारसियन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। वो बात समझो, कब से कब तक चलता है बच्चों, 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, गुलाब खिले तो सांस लो, तो इसका पूरा ही चीज़ है। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में जब हम लोग आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 में। कब तक चलती है बच्चों, 1526 तक। इसकी लैंग्वेज, दरबारी जो लैंग्वेज होती है वो फारसी होती है। पारसियन जिसको बोलते हैं हम लोग, पेर्शियन होती है, ठीक है। अब ये तो बात ठीक है। एक और बात क्या याद रखनी है, एक मैंने ट्रिक बता रखी है आपको कि गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। इसको मैंने बता रखा है गुलाब से गुलाम वंश, गुलाम वंश। खे से खिलजी, ठीक है। ते से तुगलक, से सैयद और ले से लोदी बच्चों। ये 5 वंश हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो राज करने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा जो राज करने वाला व्यक्ति है वो देखो कौन है। सबसे ज्यादा है बच्चों तुगलक वंश, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड निकाला जिसने, तुगलक वंश, ठीक है। जैसे गाजी मलिक ने बोल देते हैं, गयासुद्दीन तुगलक भी बोल देते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक इसकी स्थापना करता है, जिसे हम गाजी मलिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म पीरियड इसने का। सबसे छोटा समय वो था खिलजी वंश का, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। सबसे कम समय जिसने राज किया, सबसे कम समय खिलजी वंश। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए आप लोग खिलजी वंश के बारे में, ठीक है। ये था दिल्ली सल्तनत का थोड़ा सा ओवरव्यू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसने करेंसी चलाई थी भैया, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। किसने चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस वंश का था, किस राजवंश से था, तो ये जो राजवंश से बिलोंग करते थे भैया, ये इनका राजवंश कौन सा था, तो इनका राजवंश था तुगलक वंश। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब ये बात यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। हु इंट्रोड्यूस लेदर टोकन करेंसी इन इंडिया, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। बुलविल्स टेक पार्ट इन, ठीक है। बुलविल टेक्स पार्ट इन, आ जाओ इसको क्या करते हैं। ये एक पहले मैं बताता हूँ, एक प्रजनन अंग है बच्चों। ये क्या है, एक प्रजनन अंग है। एक क्या है, ये प्रजनन अंग है बुलविल्स। इसके बारे में बुलविल्स जो है एक प्रजनन अंग है बच्चों। बुलविल्स एक प्रजनन अंग है, ठीक है। वो भी कौन सा है बच्चों, कायक।
कायक जनन है। अब बात ही आती है बच्चों कायक जनन क्या होते हैं। बात क्या आती है बच्चों कि कायक जनन क्या होते हैं। आपने बहुत सारे देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे देखा होगा अपने गांव में, शहरों में जो लोग होते हैं कि एक कहीं से टुकड़ा लेके आएंगे, जैसे नीम तो नहीं, जैसे मैं बोलूँ अमरूद का टुकड़ा लेके आएंगे, अनार का लेके आएंगे, एक टुकड़ा काटेंगे, एक टुकड़ा काटने के बाद उसको लगा देंगे, वो उगने लग जाएगा। मतलब ये अलैंगिक जनन भी होता है, ठीक है। कायिक जनन क्या होता है, प्रजनन अंग है, और ये अलैंगिक जनन भी होता है बच्चों, अलैंगिक जनन भी होता है। इसके एक हिस्से को काटकर इसके एक हिस्से को काटकर एक हिस्से को काटकर जनन किया जा सकता है, या प्रजनन किया जा सकता है, काटकर प्रजनन किया जा सकता है। जैसे गुलाब का पौधा देखा होगा आपने, प्रजनन किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे गुलाब का पौधे की हम कोई भी एक ब्रांच लेते हैं और लगा देते हैं, वो उगने लग जाता है। जैसे गुलाब का पौधा, बात समझ में आई कि नहीं इतनी सी, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों कायिक जनन, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल, निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया बच्चों कि उत्कृष्ट गैस का कौन सा उदाहरण है। इसे नोबेल भी बोलते हैं बच्चों, नोबल गैसेज। उत्कृष्ट गैस को, उत्कृष्ट का मतलब है अपने आप में संपूर्ण, इसे किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं बोलूँगा कि आप उत्कृष्ट हो, ठीक है, आप अपने एरिया में, आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट हो। उत्कृष्ट होने पर क्या होती हैं चीज़ें, नोबल हो जाती हैं, ठीक है। इसमें आपके बराबर कोई नहीं होता, वो किसी मतलब वो होता या नहीं होता वो छोड़ दीजिए, उसको आपसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बोले भाई मैं तेरे से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, ना तू मेरे से रखेगा तो मैं तेरे से तभी भी नहीं रखने वाला हूँ। सीधा सीधा ये किसी के और के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कोई कितना भी भड़काए, जैसे आज के टाइम पे लोग जा रहे हैं, कोई किसी को कितना ही भड़का देता है, वो गुस्से में आ जाता है, भाई ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा लोग कितना भी भड़का ले, अपन को भड़कना नहीं है, अपने काम पे फोकस रखना है। तो नोबेल, ठीक है, उत्कृष्ट गैस है। तो मैं आपको आंसर देखो, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हीलियम। आंसर तो है हीलियम, लेकिन एक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आओ ये देखो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है, किसके बारे में बात कर रही है, ठीक है। आओ तो मैं आपको पहले नोबेल के बारे में बताता हूँ। इसका जो 18 नंबर होता है बच्चों, नंबर कितना होता है, ये 18 नंबर होता है। अब 18 नंबर में देखो ये देखो यहाँ पे नोबेल गैस, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, नोबेल गैस के बारे में। नोबेल गैस में देखो ये रहा 18 नंबर, ठीक है। 18 जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो किसका होता है बच्चों, वो होता है उत्कृष्ट यानी कि नोबेल गैसेज का। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रिनोन, ठीक है, और ओगेसन, ये सारी की सारे होती हैं बच्चों। सर रेडोन होती है, ठीक है। आओ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन और ऑग्निशन, ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये और नोबेल गैसेज होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों, नोबेल गैसेज होती हैं। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आओ अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। बोले सर ऐसे तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी, ऐसे एक ट्रिक बताता हूँ। हे नेता और कर्मचारी जीते, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, हे नेता और कर्मचारी जीते। यही ट्रिक आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। ये नेता और कर्मचारी जीते। हे से क्या याद रखना है बेटा, उधर देखो हीलियम, ये से क्या याद रखना है, हीलियम। न से देखो, ठीक है, नियोन, ठीक है। आगे देखो और से याद क्या रखना है, ऑर्गन। कैसे क्या याद रखना है, क्रिप्टन। बात समझ में आई कि नहीं है। क्रिप्टन के बाद आओ, जीते से याद रखना है जीनोन। जीनोन के बाद क्या रखना है, रेडोन, ठीक है, क्या याद रखना है, रेडोन। और अगला लास्ट कौन हो जाता है, ऑग्निशन। तो मैं इसको लिख दूं ओजी। ऐसे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए आप लोग। आपके सामने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चों, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है, उसमें उत्कृष्ट गैसें अवेलेबल हैं। तो अब इसमें आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, हे नेता और कर्मचारी जीते। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोंजिया बियरिंग लीव्स ऑफ फर्न इज कॉल्ड एज। पर्णांक के बीजाणुधारी पत्ती को क्या कहा जाता है, ठीक है। आ जाओ बच्चों, पर्णांक के बीजाणुधानीधार पत्ती को क्या कहा जाता है, तो ये आपसे पूछा गया। रामेटम कहा जाता है, ठीक है, रामेटम कहा जाता है, इडूसियस कहा जाता है, सोलूस कहा जाता है, स्पोरोफिल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्पोरिल,
फिल। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया, देखो ये सेम विशेषताएं होती है। मैंने अभी ये वाला 30 नंबर का जो क्वेश्चन किया है और इसमें बहुत समानता है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ज़्यादा समानता है स्पोरोफिल और इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, बीजाणुओं का जनन होता है और इसमें भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। बीजाणुओं का होता है और अलैंगिक जनन भी होता है बच्चों। देखो क्या क्या है, स्पोरोफिल कहा मैंने, इसमें अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है बच्चों, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के बारे में आपको बता देता हूँ, वो बता चुका हूँ। ठीक है, और बीजाणु होते हैं, ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, ये विशेषताएं जो मैंने अभी 30 नंबर के क्वेश्चन में डिस्कस की, उसकी सेम विशेषताएं ये रहती हैं बच्चों, यही विशेषता उसकी सेम रहती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक सभा इन महाराष्ट्र? सत्यशोधक सभा का फाउंडर कौन था बच्चों? सत्यशोधक सभा का फाउंडर कौन था, ये अपन को यहाँ पे बताना है। ठीक है, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, गोपाल बाबा वाला या ज्योतिराव फुले। ठीक है, इमेज बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। ये देखो, अब आपको सारी चीजें, ये आंसर आपको मिल गया होगा अपना, मिला कि नहीं है ये चीज मिली है नहीं, चीजें आप देख सकते हो। आप चीजें बताओ भैया इनके बारे में थोड़ा सा, इमेज देख के नाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आओ, इसकी जो स्थापना होती है बच्चों वो होती है 1873 में। वो कब होती है बच्चों, किसने की थी? ज्योतिराव फुले। कब की थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कब की थी? ज्योतिराव फुले ने करते हैं, ज्योतिबा फुले। कब करते हैं बच्चों? 1873 में करते हैं। कब स्थापना करते हैं? 83 में करते हैं, वो सॉरी 1873 में करते हैं। अब 83 वर्ल्ड कप वाला वो क्रिकेट वाला रह गया ना, तो चलो 1873 में करते हैं। ये समाज सुधारक होते हैं बच्चों, समाज को जागरूकता प्रदान करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, जातियों के बारे में अवेयरनेस करना, एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस करना। ठीक है, इनकी वाइफ भी इनके साथ होती हैं, अकेले ही बंदा नहीं है भाई। आपने इनकी साथ में फोटो बहुत बार देखी होगी। ठीक है, इनकी साथ में कई बार फोटो देखी होगी, हस्बैंड वाइफ के साथ आती है, ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले की। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम सावित्री जी था। दोनों के दोनों समाज को बहुत जागरूक अवेयर किया करते थे। मेनली इनका काम, सत्यशोधक समाज का मीनिंग ही यही था कि लोगों को अवेयर करना। इसकी स्थापना कब होती है? 1873 में होती है। और मेन जो टारगेट था, समाज को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, जागरूक करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ज्योतिराव फुले हैं जो आप इमेज में देख रहे हैं, हाथ में इनके बुक है। ठीक, चलें भाई आगे नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पे चलते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवेंड इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड पास्ड एन एक्ट इन 1773। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कैसे कि इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया। ब्रिटिश सरकार बोले, कंपनी बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया। ऐसे लिखो आप इसको, कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात तो ठीक है, ये एक्ट कब पारित होता है? 1773 में होता है। कौन सा होता है? रेगुलेटिंग एक्ट होता है। रेगुलेटिंग, कौन सा एक्ट होता है? रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के थ्रू, इसी एक्ट के थ्रू भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है विलियम फोर्ट कॉलेज, वो विलियम फोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, किसकी स्थापना होती है? इसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बच्चों होती है, कोलकाता के फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम में। इसके मुख्य जो न्यायाधीश, जो पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो हरिलाल कानिया होते हैं बच्चों। कौन होता है? हरिलाल कानिया होता है, हरिलाल कानिया। लेकिन अब जो हम हाई कोर्ट देखते हैं, भारत में जो हाई कोर्ट होता है बच्चों, भारत का जो हाई कोर्ट है वो कब, उसकी कब स्थापना होती है? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में, मैंने कमेंट में आंसर मांगा था आपसे, याद हो तो 26 जनवरी 1950 को होती है। अब कमेंट बॉक्स में आपको देखना है, बताना है कि अभी करंट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मैं वो बता देता हूँ। रेगुलेट, नियामक अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 70-73 में पारित होता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट कब आता है? 26 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई थी, ये ध्यान रखना। पहला हाई कोर्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट हाई कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट, तो फर्स्ट हाई कोर्ट 1862 में कोलकाता में ही होता है। अब ये बताइए भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, भारत में हाई कोर्ट कितने हैं अभी, भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? बात में समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट एक्योर्स टू, इसको ढंग से पढ़ना। देखो मैं इंग्लिश में हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि इंग्लिश 3 पैरों की और हिंदी 4 पैर। इंग्लिश की एक लाइन के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, एक से अधिक मीनिंग निकल सकते हैं। हिंदी का जो बोलेगा वही मीनिंग निकलेगा। ठीक है, आओ, जैसे लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान किसके संबंध में प्रत्युत होता है? लगान केवल श्रमिक, केवल पूंजी, केवल भूमि, कोई भी कारक। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर लेते हैं तो भैया देखो, श्रमिक, केवल पूंजी, केवल भूमि, कोई भी कारक, ये सभी पे लगान हो सकता है। ठीक है, भूमि पे लगान, श्रमिक भी लगान दे सकता है और पूंजी पे भी लगान हो सकता है। इसमें होगा कोई भी कारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी कारक हो जाएगा। लगान के आधुनिक सिद्धांत के बारे में डी आंसर अपन कर देंगे बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चले, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक लॉजिक, मैं एक अप्रोच बताता हूँ। आप अप्रोच जब लगा रहे हो ना, किस में अप्रोच लगानी है अपन को? इकोनॉमिक्स में। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए लाइफ को लेके और तब अप्लाई कीजिए। मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और आप साथियों सीरियसली बता रहा हूँ, ये आप इकोनॉमिक के क्वेश्चन करने लग जाओगे आप। ठीक है, ये अप्लाई इस बार करना है। आ जाओ। दी वर्ड बुद्धा मीन्स, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? वर्ड जो बुद्ध है उसका मीनिंग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। लास्ट पेपर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इनके फादर का नाम किया था, इनके मदर का नाम किया था। ठीक है, इनका बर्थ प्लेस। ठीक है, अब इनको आपको गुरु के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है आपको? गुरु के बारे में बताना है। बात समझ में आई कि नहीं? इनका बर्थ कब होता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं अपना। दी बुद्धा मीन्स क्या होता है? एक विजेता, एक विमोचक, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक पर्यटक। इनलाइटेंड यानी एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ये मैं आपको रिपीटेड इतनी बार क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, आप सोच भी नहीं सकते। ये एक बार क्वेश्चन नहीं आया है, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पे फोकस करना है अपन को चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। आ जाइए। दी बिल्ट द फेमस बैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम। कांचीपुरम प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नंदीवर्मन सेकंड ने बनवाया था बच्चों। किसने नाम बनवाया था? नंदीवर्मन सेकंड ने ये बनवाया था कांचीपुरम में। पल्लव राजा था या पल्लव राजवंश से बिलोंग करता था, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और एक मैंने एक कटिंग ली है वो दिखाता हूँ। पल्लव राजा क्या है वो देखिए आप लोग। ठीक है, नंदीवर्मन सेकंड। ठीक है, अब एक इमेज देखो, ये रहा, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये है इसमें भगवान विष्णु। ये किस लिए फेमस है पहले ये देखो, ये फेमस किसके लिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, ये फेमस है भगवान विष्णु के लिए। फेमस किसके लिए है ये? पहले फेमस क्या? भगवान विष्णु की इसमें है मूर्ति है भगवान विष्णु की। ठीक है, अब बात आती है लॉर्ड विष्णु। ठीक है, फेमस किसके लिए? इस पर कलाकृतियां बनी हुई हैं, इस पर क्या बनी हुई है? कलाकृतियां बनी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। ये मैंने अंडर परमेश्वरा विनंगरम और बैकुंठ पेरुमल टेम्पल इज हिंदू टेम्पल।
डेडिकेट गॉड विष्णु, किसको डेडिकेट है, गॉड विष्णु को डेडिकेट है। लोकेटेड इन कांचीपुरम साउथ इन इंडिया स्टेट ऑफ तमिलनाडु, किस स्टेट में है, ये तमिलनाडु में है, आपको ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है, तमिलनाडु में है। कंस्ट्रक्टेड इन द द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे मैं आपको मंदिरों की आर्किटेक्चर के बारे में बात करूं, आर्किटेक्चर में हम बेसर शैली पढ़ते हैं, एक आर्किटेक्चर में कौन सी शैली पढ़ते हैं बच्चों, हम बेसर शैली पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं द्रविड़ शैली पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं नागर शैली। और उन शैलियों की स्टाइल्स की मैं अगर बात करूं, अगर मैं स्टाइल की मैं बात करूं तो स्टाइल में कौन सी शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किसको फॉलो कर रहा है, ये पहले कहाँ पे है, ये कांचीपुरम में है, कांचीपुरम में। किसको फॉलो कर रहा है, भगवान विष्णु को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है, आ जाओ आगे, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट इन्वेड इंडियन वर द, ठीक है, इसमें अलग अलग थ्योरी मानी गई है, मैं जो एक्यूरेट थ्योरी उसकी बात करते हैं। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला, हम गलती कर देंगे, आर्यंस आए थे सर, हम जो गलती करने वाले करेंगे वो आर्यन करेंगे बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, जो हमसे गलती होगी वो आर्यंस को लेके होंगे। लेकिन हम आगे जब पढ़ते हैं ग्रीक पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं बच्चों, ग्रीक पढ़ते हैं, पार्शियन पढ़ते हैं और अरब पढ़ते हैं, हमारा आंसर जो होगा वो पार्शियन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, पार्शियंस इसका आंसर होने वाला। अब बात आती है सर कौन आता है, तो एक डेरियस नामक राजा होता है, डेरियस फर्स्ट, जो 518 ईसा पूर्व आया था, डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट था, 518 वर्ष पूर्व था, बिफोर था 518 वर्ष ईसा पूर्व आता है, ठीक है ना। कौन था, डेरियस फर्स्ट, कौन था वो, पारेशियन था। आर्यन की थ्योरी अब गलत मान ली गई, जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पारेशियन हो जाएगा, यानी कि फारसी लोग आएंगे। हमारे भारत में सबसे पहले जो आते हैं वो फारसी लोग आते हैं। कौन से लोग आते हैं बच्चों, साथियों, कौन से आते हैं, फारसी आते हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, और आंसर भी क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। क्लियरली समझ में आया। तो आपको यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप चाइनीज ट्रैवलर के नाम बताना भैया, सभी साथियों से निवेदन है, सभी को क्या बताना है, चाइनीज ट्रैवलर कमेंट बॉक्स में बताना है। चाइनीज ट्रैवलर के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कौन कौन चाइनीज ट्रैवलर आते हैं और किस किस के टाइम पीरियड में आते हैं। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है, आओ इसके बारे में अपन जानकारी जुटाते हैं कि भाई किस वर्ष पारित किया गया था। इन विच ईयर वॉज द एंटी डिफेक्शन बिल पास्ड द इंडियन पार्लियामेंट, तो ये पारित जो किया गया था ये 1985 में बच्चों किया गया था, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1985। कब पारित किया गया था, तो ये जो पारित किया गया था बच्चों 1985 में पारित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियमगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है और कहीं ना कहीं एग्जाम में स्पोर्ट्स में आती रहती है, या तो आपके एग्जाम में आपने देखा होगा, इसके अलावा कहाँ देखा होगा, स्पोर्ट्स में देखा होगा, या स्पोर्ट्स के अलावा भी कहाँ देखा होगा आपने, जैव विविधता में देखा होगा, यानी नेचर से रिलेटेड चीज़ों में आपने इसको देखा होगा। जैसे आज ही अभी आया है, नेचर से रिलेटेड ही है, अभी देखो ये आ गया, नेचर से रिलेटेड ही आ गया, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। ओडिशा में है, पंजाब में है, वेस्ट बंगाल में और केरल में, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ओडिशा में हो जाएगा। कहाँ पे है बच्चों, ये ओडिशा में ये स्थित है, नियमगिरी की पहाड़ियाँ, नियमगिरी जो लोकेटेड है कालाहांडी में है, ठीक है। अब ये फेमस किसके लिए वो मैं आपको बता दूँ, देखो इमेज लेता हूँ, ये डोंगरी ट्राइब के लिए फेमस है बच्चों। डोंगरी ट्राइब ने यहाँ पे क्या किया, बहुत पुरानी ट्राइब है डोंगरी ट्राइब। अब डोंगरी ट्राइब ने क्या किया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे विद्रोह किया। विद्रोह भी क्यों किया, यहाँ पे जो मेनली जैसे मैं आपको बोलूँ माइंस की गई, यहाँ पे किया गया कि वो क्या किया गया, माइंस का काम किया गया, वो भी किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। इनके जो खेत थे ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, जैसे कि आदिवासी जो लोग हैं जंगल में रहते हैं, पहाड़ जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ों पर रह रहे हैं, ठीक है, पहाड़ों के कहीं ना कहीं मतलब खेतों में रह रहे हैं, मतलब वो जंगलों में रह रहे हैं। फाइनली बात ये, अब जंगलों में जब किसी चीज़ का मिनरल्स मिलते हैं तो बाहर के लोग आते हैं, खुदाई या माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनसे जो जीवन के उसके कष्ट में हो जाता है, उनके डिस्टर्बेंस आने लग जाता है, उनके घर खराब हो जाता है। इस वजह से इन्होंने डोंगरी जो ट्राइब के लोग थे, सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। वो बॉक्साइट निकल गया, बॉक्साइट बाहरी लोगों की घुसपैठ होने लगी, जिससे वो लोग परेशान हो गए। जैसे मैं आपको बताता हूं इमेज के थ्रू, वो चीजें समझ पाओगे आप। ये देखिए, ये देखो BR, ठीक है, ये इमेज जो मतलब इमेज से मेरा मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ये काम किया गया, मतलब जो विद्रोह किया गया है इन लोगों के द्वारा किया है। क्यों, ये अपनी जमीन को, अपनी पहाड़ियों को,
अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, ये अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। ठीक है, ये कौन सी ट्राइब के लोग हैं बच्चों? डोंगरी ट्राइब के लोग हैं। आपसे पूछा जाएगा कि नियमगारी की पहाड़ियों में क्या मिला, तो बॉक्साइट मिला। नियमगारी की पहाड़ियों में क्या मिला? पहाड़ियों में क्या मिला आपको? तो आपको पता रहना चाहिए नियमगारी की पहाड़ियों में क्या मिला है आपको। तो आपको मिला क्या है बच्चों? बॉक्साइट मिला है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपको क्या मिला है साथियों? बॉक्साइट मिला है। ठीक है, इसकी वजह से बाहरी लोगों की घुसपैठ हो जाती है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, फ्रेश वाटर आप इसको ये भी बोल सकते हो मीठे पानी की झील। किसकी बोल सकते हो आप? मीठे पानी की झील भी आप बोल सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा वोलर झील। और ये कहाँ पे है बच्चों? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में ये झील स्थित है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब आपसे मैं क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा हूं कि खारे पानी की झील भारत की कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील, भारत की खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। ठीक है, भारत के खारे पानी की झील है। खारे पानी की अगर झील की मैं बात करता हूं तो वो सामाराती है जो राजस्थान में है। ठीक है, अगर मैं सबसे लंबी झील की बात करता हूं तो वेवानांद झील है। वेवानांद झील भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है। कहां पे है बच्चों? ये केरल में है। बात समझ में आई कि नहीं? अब आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। आपसे क्या पूछा जाए कि विश्व की मीठे पानी की झील कौन सी है बच्चों? ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? ये रूस में स्थित है बच्चों। कहाँ पे स्थित है? ये रूस में स्थित है। लेक ऑफ बेकाल रूस में स्थित है। ये साइबेरियन वाले पार्ट में आती है। ठीक है, विश्व की मीठे पानी की झील की अगर मैं बात करूं आपसे, विश्व में मीठे पानी की झील, ठीक है, ये आपको अभी मैंने बताया रूस, रसिया के साइबेरिया पार्ट में है बच्चों। कहाँ पे है ये? साइबेरियन पार्ट में। एक्चुअल में साइबेरिया रूस का ही पार्ट है। जो एशियन पार्ट को साइबेरिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशियन पार्ट को क्या कहा जाता है बच्चों? साइबेरिया कहा जाता है। इस झील का नाम आपको पता ही है, क्या है? बेकाल झील। ये आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पैलेसीड पैरेन्काइमा इन लीफ इज। पत्ती में खम्भ मृगदूत का मुख्य कार्य है ट्रांसपिरेशन, कंडक्शन, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पत्ती में खम्भ मृगदूतक का जो काम होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को हम लोग बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं बच्चों। रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लंग्स ऑफ ए प्लांट आर लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, रूट्स। पादप के फेफड़े हैं पत्तियां, पुष्प, स्तंभ और जड़। पादप के जो फेफड़े होते हैं बच्चों वो होती हैं पत्तियां। क्या होती हैं? लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं। ठीक है, अब तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया भैया लीव्स। अब मैं ऐसे पूछूं पृथ्वी के फेफड़े कौन है? पृथ्वी के फेफड़े मैंने बहुत बार कमेंट बॉक्स में पूछने को बोला है, मैं आज बता देता हूं। पृथ्वी के फेफड़े, ठीक है, वो है अमेजोन के जंगल। और अब आपको यहां से ये बताना है कि कितने प्रतिशत ऑक्सीजन देते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पत्तियां। फेफड़े का काम कौन कर रहा है बच्चों? यहाँ पे पत्तियां कर रही हैं। डिफिशियंसी ऑफ आयरन कोज, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? लोह की कमी से रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया और गाइटर। तो ये जो रोग होता है वो एनीमिया हो जाता है। सॉरी, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है।
एनीमिया होता है। एनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कम हो जाने लग जाती हैं, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम होती हैं, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं। अब समझते हैं आगे। रेड ब्लड सेल्स कम होने पर क्या होगा, दिल की धड़कन असामान्य हो जाएगी। दिल की धड़कन क्या हो जाएगी, असामान्य हो जाएगी। हमें थकावट जल्दी होने लग जाएगी। थकावट क्या होगी बच्चों, जल्दी होने लग जाएगी। बेचैनी होगी बॉडी के अंदर, क्या होगी, बेचैनी होने लग जाएगी। तो ये बेचैनी, ये जो सारे के सारे लक्षण हैं वो किसके हैं, एनीमिया के हैं। सारे के सारे लक्षण किसके हैं बच्चों, एनीमिया के हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। 45 पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। पेपर करेंसी भारत में सर्वप्रथम स्टार्ट होती है, कब होती है, 1861 में। भारत में कागजी मुद्रा कब प्रारंभ होती है, 1861 में होती है। और आपसे मैं यहां से ये पूछूं, भारत में पहला कागजी नोट कौन सा चला था, भारत में पहला कागजी नोट कौन सा चला, तो वो 10 रुपीज थे बच्चों। 10 रुपये का जो नोट होता है सबसे पहले भारत में कागज के तौर पर चलता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। आओ अब करंट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लैबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड। बताओ, भारत की पहले राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये प्रयोग किया गया है नागपुर। नागपुर कहाँ पे है बच्चों, MH महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है बच्चों, मुंबई। ठीक है, आपको CM और गवर्नर कहाँ बताने, कमेंट बॉक्स में बताने, CM एंड गवर्नर। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। आओ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द G7 आउटरीच समिट इन एपुलिये इटली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ G7 ग्रुप। इनमें से ये बताना है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत की और भारत वो इटली वो उसका G7 का मेंबर कौन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत तो गया ही गया, तो बताइए कौन सा मेंबर है। कई बच्चे तो ऐसे घूम के बोले यार भारत तो है ही है, बाकी ऑप्शन देखना है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि G7 में भारत मेंबर है ही नहीं। अब बताता हूँ G7 कंट्री कौन कौन सी है। देखो, आपको G7 में कंट्री बताता हूँ। अच्छा देखो, आप भारत को तो इनवाइट किया गया, एक्चुअल में भारत तो है ही नहीं। बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों। ये देखो, ये है G7 कंट्रीज। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कौन सी कंट्रीज है बच्चों, G7 कंट्रीज हैं। इसमें कहीं इंडिया दिख रहा है कि आपको, इंडिया कहाँ पे है, ये रहा। तो इंडिया कहीं दिख रहा है कि आपको, ये बताओ पहले तो। ये इंडिया है, तो इंडिया तो दिख ही नहीं रहा अपन को। अब चलते हैं कौन कौन सी, एक कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये G7 मेंबर्स हैं बच्चों। भारत को तो बस इनवाइट ही किया गया है। भारत को क्या किया गया है, इनवाइट ही किया गया है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को लेके बहुत सारे मीम जरूर बन जाते हैं। वो मीम क्या है, वो हमारे एग्जाम से कोई रिलेटेड नहीं है, तो उसमें क्या ही बताएं उसको। तो अब हमारे काम की ये कि G7 मेंबर्स कौन कौन है। G7 मेंबर्स कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। भारत मेंबर नहीं है, भारत को तो ऐसे ही इनवाइट किया गया। तो आप अपना आंसर क्या हो गया भैया, G7 में इंडिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ कौन सी शुरू की है, किस राज्य ने शुरू की है, वो अपन को पता रहना चाहिए। ठीक है, आओ ये देखिए, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, राजस्थान, महाराष्ट्र ने ये की है शुरुआत। मध्य प्रदेश ने, किसने शुरुआत की है बच्चों, मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश के CM है मोहन यादव, श्री मोहन यादव जी ने की है। मोहन यादव, श्री मोहन यादव जी ने की है। ठीक है, ये बात यहाँ से ध्यान रखना। अब आपको दो चीज़ कैपिटल वो यहाँ पे करंट में वो सॉरी कमेंट करना है। कमेंट करने में ये क्या बतानी है, यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल बतानी है, और भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बतानी है। भारत की क्लीनेस्ट सिटी बतानी है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन।
वैश्विक पवन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि एक तो डे से क्वेश्चन आता ही, और डे की ट्रिक मैंने क्लासरूम में करा दी है। डे की ट्रिक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है, कहीं किसी पे नहीं है, लेकिन मैंने क्लासरूम में करवा रखी है, और जल्दी ही मैं यूट्यूब पे भी करवा दूंगा। ये कुछ समय बाद सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आओ, वैश्विक पवन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 12 जून, 15 जून, 14 जून और फिर 13 जून। तो ये मनाया जाता है 15 जून को। ये कब मनाया जाता है? ये 15 जून को मनाया जाता है। आओ नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल। हु हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द ग्रांड प्रिक्स 2024 कंपटीशन हेल्ड इन द चेक रिपब्लिक? चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? तो निकहत जरीन ने, साक्षी मलिक ने, निशा दहिया या लवलीना बोर्गोहेन ने जीता है। तो किसने जीता है? लवलीना बोर्गोहेन। किस में जीता है? बॉक्सिंग में जीता है बच्चों। किस में जीता है? बॉक्सिंग में। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन है, ये है लवलीना बोर्गोहेन बच्चों। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। आपसे गेम के नाम भी पूछा जा सकता है, किस गेम से संबंधित है, तो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों बॉक्सिंग। तो हमने ऐसे करके 50 क्वेश्चन सीरीज, इस सीरीज के 25 क्वेश्चंस अपने सॉल्यूशन किया, इनका एनालिसिस किया, उससे चीज़ें रिलेटेड भी देखी। बच्चों इन चीज़ों को देखना है, रिवाइज करना है, एनालिसिस करना है, अप्रोच के बारे में देखना है, ठीक है। हम ऑप्शन के इर्द गिर्द चीज़ें, नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चों को क्लियर माइंड रहे, ठीक है। और आपको इसका कंसेप्चुअल चाहिए चीज़ें, इसका पूरा एलोब्रेशन चाहिए, तो क्लास में आपको फोकस करना होगा। हम हर चीज़, सारे टीचर, पूरी टीम बिब्लोफाइल की इसी चीज़ में लगी हुई कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ बिब्लोफाइल की बुक्स के लिए, और बुक्स बहुत ही तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, और हम ये तक बोलते हैं कि भैया हमारा हद तक, एक लेवल तक बुक्स में से क्वेश्चन एज इट इज़ मैच होते हैं। तो बुक भी परचेज कर सकते हो, और बुक से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपना ध्यान भी रखना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।